नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। रश्मि टॉक्स में आपका स्वागत है। आई एम डॉक्टर रश्मि, अ डेंटिस्ट, एन एजुकेटर एंड अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इस पॉडकास्ट के लिए बायस भी हूँ, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मेरे मेंटोर जिनको मैं बहुत मानती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं उनके तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, वो आए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे दूँ। इनको पूर्णिया में तो सब जानते हैं लगभग, और ये ऑल ओवर द इंडिया भी काम करते हैं। इनका खुद का एक एनजीओ है जिनका नाम है जनमन फाउंडेशन, जनमन पीपल्स फाउंडेशन एक्चुअली। एंड नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग हिम। सो हमारे साथ है मिस्टर शौर्य रॉय। थैंक यू रश्मि। In whole podcast I will use to call you भैया only because ये एक मैं मेरे लिए बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो वो मुझे पता है, बट ऑडियंस नहीं जान रही है। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा ये पॉडकास्ट को सुनने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप थोड़ा ऑडियंस को बताएं ये जनमन पीपल्स फाउंडेशन का काम क्या है बेसिकली, एंड व्हाट यू आर डूइंग इन दैट, मतलब आप कर क्या रहे हैं। एंड थर्ड लाइक आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उस पर फिर हम लोग और जाएंगे फिर। हेलो रश्मि, थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए और इस कॉन्वर्सेशन के लिए। मैं ऑडियंस को बता दूं कि मेरा नाम शौर्य है, शौर्य राय, और मैं पूर्णिया का ही रहने वाला हूं। मेरी एजुकेशन जो है वो विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल, जो यहाँ बड़ौदा में एक रेपुटेड स्कूल है, नॉट जस्ट पूर्णिया का बट बिहार और इंडिया का भी, अब मैं कह सकता हूँ। या तो मेरी 10th वहीं से हुई है, 10th तक की पढ़ाई मेरी विद्या विहार से हुई है। एंड उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली से मैंने अपना 12th किया, एंड देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए मैं गया। हम लोग के स्कूल की मैं ये खासियत भी बोल सकता हूँ कि वहाँ पे ये एटमॉस्फेयर था कि उस टाइम पे भी, ये मैं लगभग 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे भी लोग सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ ही लोग बढ़े। इसके इतर भी फ्रीडम हम लोगों को मिली थी एक स्कूल आपको में। होलिस्टिक नॉलेज मिल करेक्ट, एंड ये हाँ। प्रयोग करने के लिए भी कि हम लोग डिफरेंट स्ट्रीम्स भी चूज कर सकते हैं। ओके। अभी भी आप देखें तो, जो हम लोग आगे बात भी करेंगे इसके बारे में डिटेल में, कि अभी भी आर्ट्स को लेके यहाँ पे एक टाइप ऑफ नेगेटिविटी है कि अच्छा आर्ट्स ले लिया, बट उस वक्त भी में भी हम लोग स्कूल्स में ये प्रयोग करने की, हमारे वहाँ के उस टाइम के टीचर्स ने, इन्वायरमेंट ने, पीयर ग्रुप ने भी इसको इंकरेज किया कि हम लोग अलग स्ट्रीम्स में भी जाएं। और मेरी इंटरेस्ट शुरू से ही समाज को लेके, सोसाइटी को लेके थी, एंड बाय चॉइस मैंने आर्ट्स पढ़ने की मेरी इच्छा थी स्टार्टिंग में ही। इसमें कोई नंबर का गेम नहीं था, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं कि विद्या विहार में जो भी पढ़ता है उसको एक ऐसा इतने परसेंटेज उसके 10th में आ जाता है स्टैंडर्ड हाई कि कहीं भी उसके एडमिशन किसी भी स्ट्रीम्स में हो पाए। नेवरदलेस हम लोग मतलब मैं फिर दिल्ली उसके लिए मतलब गया। फिर ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन एक काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज अगेन है, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ कैंपस में। हाँ, उसी किरोड़ीमल कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई। और एक मेजर जंक्चर जो मेरी लाइफ का है, जिसने आने वाले मेरे काम को लेके, मेरे डिसीजंस को लेके, मेरे प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को लेके भी जिसने बहुत शेप किया, वो कहीं ना कहीं किरोड़ीमल कॉलेज है। और वहीं से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी शुरुआत की। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, मास्टर्स इन सोशल वर्क, जो लोग समाज कार्य, जिसके वजह से आज आपने मुझे इन्वाइट किया और मेरे काम को, उसकी ट्रेनिंग आप कह लीजिए, या उसके बारे में जितना भी मेंटरिंग एक हो सकता है, वो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से हुई है। वहीं से मैं भी पीएचडी भी कर रहा हूँ, ऑनगोइंग है। ऑलमोस्ट इन अबाउट 2 to 3 मंथ्स मेरा पीएचडी सबमिशन हो जाएगा। और मेरे पीएचडी का टॉपिक भी जो है वो एजुकेशन ही है, जो आई एम श्योर आपका भी इंटरेस्ट का टॉपिक है। और उसमें से भी पूर्णिया है। सो माई टॉपिक ऑफ पीएचडी इज स्कूल ड्रॉप आउट एट सेकेंडरी लेवल इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया। बिकॉज हम लोग को पता है कि नीति आयोग के दृष्टिकोण से भी पूर्णिया एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है। तो मेरा एजुकेशन की वजह से मेरे काम जितना कुछ भी है, मैं चाहे इंडिया के कई स्टेट्स में काम करता हूँ। मेजरली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जनमन, वो ऑल मेजर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में काम करता है। साउथ में भी हम लोग काम करते हैं, बट उसका जो एक मेन फोकस एरिया है वो कहीं ना कहीं पूर्णिया ही है। मेरा रिसर्च का टॉपिक भी पूर्णिया है, और मेरा पूरा फोकस जो है वो पूर्णिया में। तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा। जनमन पीपल्स फाउंडेशन की जो शुरुआत है वो भी किरोड़ीमल कॉलेज से हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे अब तक के जर्नी में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन के थ्रू आती है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये मैं खुद भी टेस्टिफाई करता हूँ इसको, मेरी और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी अभी तक। तो किरोड़ीमल कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रेप्यूटेड कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग एनएसएस होता है,
महात्मा गांधी हम सब लोग जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता, जी। जब उनका 100th बर्थ ईयर मन रहा था 1969 में, तो एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम करके गवर्नमेंट का एक प्रकल्प आया, जिसमें कि लोगों में स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे कम्युनिटी वर्क का, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, समाज कार्य के लिए जो एक इंटरेस्ट पैदा करना होता है, या वो डेवलप हो, उसके लिए नेशनल सर्विस स्कीम, जो हर पुणे कॉलेज में भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या रेप्यूटेड कॉलेज में, स्कूल्स में भी है, वीवीआईटी में भी, वीआरएस में, हर जगह है। तो उसके थ्रू हम लोग काम करते हुए कम्युनिटी वर्क का हम लोग को इंटरेस्ट जागा। बट देन आफ्टर ग्रेजुएशन जब सारे दोस्त अलग अलग स्ट्रीम्स में चले गए, मैं सोशल वर्क में स्पेशलाइजेशन के लिए चला गया, हमारे साथ बाकी जो हमारे बैचमेट्स थे, हमारे केएमसी के हॉस्टल के दोस्त थे, वो अलग अलग जगह चले गए। तो फिर सबको ये लगा कि अभी तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे, अभी तक हम लोग जो पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे थे, वो दैट शुड कंटिन्यू। जस्ट बिकॉज हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है डजंट मीन कि हम उस चीज़ को रोक दें। दैट इज वेयर जनमन पीपल्स फाउंडेशन का सीड हम लोग के सबके माइंड में आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करें जहाँ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल बट आप भी हमारे के एक्टिविटीज में आते हो। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ फुल टाइम नहीं दे रहे हैं, राइट, बट स्टिल आपके मन में अगर कोई भी एक कॉज है समाज को लेकर, जिसके ऊपर कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, अपना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जर्मन पीपल्स फाउंडेशन शुड बिकम दैट प्लेटफॉर्म। इसी आइडिया से हम लोगों ने जर्मन पीपल्स फाउंडेशन की शुरुआत की एंड फिर उसको रजिस्टर्ड किया एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक यूथ कलेक्टिव के रूप में। ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ तो 2019 के जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन के बाद चमकी बुखार का आउटब्रेक हुआ था मुजफ्फरपुर में, जिसमें अराउंड 350 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो उनकी डेथ हो गई थी। एक बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट हो गया था। उस टाइम पे हम लोग फर्स्ट टाइम फील्ड आउटरीच करके हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में एक कांटी ब्लॉक है, वहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन को लेके और चमकी बुखार से जो प्रिवेंशन हो उसके ऊपर काम किया। एंड देन वी गॉट एन आइडिया कि लेट्स बिल्ड अ प्लेटफॉर्म ऑफ एनर्जेटिक, पैशनेट एंड कंपैशनेट यूथ, नॉट जस्ट पैशनेट बट कंपैशन ऑल्सो हो, जो अपने व्यस्त स्केड्यूल से, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट वो कुछ टाइम अगर देना चाहे, कंट्रीब्यूट करना चाहे समाज में, उन लोगों के लिए जो इस पूरे डेवलपमेंट के पैराडॉक्स में पीछे रह गए हैं, उनका ये प्लेटफॉर्म है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ जर्मन पीपल्स फाउंडेशन। ओके, तो भैया जैसे आप अभी बता रहे थे, दो क्वेश्चंस जो मेरे पास है आपसे पूछने को। आपने जैसे ह्यूमैनिटीज़ की बात की एंड यू आर डूइंग बैचलर इन सोशल वर्क, तो लोग जो आजकल के हैं, लाइक बच्चे या जो पहले से ट्रेडिशन चलता आ रहा है, साइंस, कॉमर्स का, सोशियोलॉजी एंड व्हाट्स का, व्हाट यू कैन से दैट आज आप बहुत स्टेबल हैं। मैं आपको जान रही हूँ, आपके जर्मन फाउंडेशन को भी अच्छे से जान रही हूँ कि आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। वॉट यू वॉन्ट टू से इन दैट, लाइक ये सोशल वर्क जो एक आपने बैचलर का एक बताया, आप थोड़ा सा इसको और इनकलकेट करके बता सकते हैं। मतलब इफ़ हम ह्यूमैनिटीज़ का पेपर लेते हैं, ठीक है, चाहे आप कुछ लो, सोशियोलॉजी लो, हिस्ट्री लो, आपको ऐसा क्या लगता है इस पेपर लेने के बाद, ऐसे ऐसे कैसे व्यक्तित्व आपके बन सकते हैं, किस तरीके से समाज को देखने का आपका जो एक परसेप्शन होता है वो किस तरीके से चेंज होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस पेपर की? सो एक ऑप्शन होता है कि आप 10th के बाद अपने स्ट्रीम्स का डिसीजन लेते हैं, चाहे वो आर्ट्स की तरफ जाएं, कॉमर्स की तरफ जाएं या साइंस की तरफ जाएं। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आफ्टर योर 12th में। इवन इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, चाहे आप साइंस के बैकग्राउंड के हो, पीसीएम हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अपना स्ट्रीम्स चेंज करके ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाते हैं। दैट इज़ वाई आई थिंक वो ह्यूमैनिटीज़ की ब्यूटी भी है कि आप उसके बाद भी अपना करियर वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। देन यू कैन इधर गो फॉर बैचलर्स के किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं। जैसा आपने बताया, हम अभी बात कर रहे थे बीएसडब्ल्यू के बारे में, तो ये जो सोशल वर्क का कोर्स है वो बैचलर्स के लेवल पे भी है। जैसे हम लोग बीए आर्ट्स करते हैं या बीए प्रोग्राम करते हैं, बीए इन हिंदी या किसी भी स्ट्रीम्स में करते हैं, वैसे ही ग्रेजुएशन के लेवल पे भी बीएसडब्ल्यू है। मैंने बैचलर्स में सोशल वर्क नहीं किया था, बैचलर्स मेरी हिस्ट्री में थी। अच्छा। देन अगेन ह्यूमैनिटीज और मास्टर्स इन सोशल वर्क जैसे कोर्सेज की, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। फॉर एग्जांपल, आप खुद समझिए कि अगर आपको समाज कार्य के बारे में बताया जा रहा है तो आपको हर कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज एज अ सोशल वर्कर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेन सोशल वर्कर, हम लोग पॉलिसी के लेवल पे भी काम करते हैं। मैंने फेलोशिप के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था, जो आगे हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ये बात निकल के आएगी।
फिर उसके बाद हम लोग को पॉलिटिकल नॉलेज भी चाहिए, हमारा स्टेट कैसे चलता है, हमारे बिल्स कैसे पास होते हैं वगैरह वगैरह। हमें इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज चाहिए कि जो प्रोजेक्ट जो स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है उसका इकोनॉमिकली वो कितना वायबल है, वो लोगों तक जा नहीं रही है या नहीं रही। सो दैट मीन्स कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, आपको हर कुछ पढ़ाया जाता है उस कोर्स में। सो वो आपको फायदा मिलता है। इवन इफ यू आर नॉट अ ग्रेजुएट इन सोशल वर्क एट योर ग्रेजुएशन लेवल, आप मास्टर्स फिर भी कर सकते हैं। एक उसकी प्रक्रिया होती है। मुझे लगता है अभी इंडिया के सारे रेप्यूटेड नेशनल मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स हैं, कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी है, बिहार में भी कई जगह पे है। लुक्स क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट। बिकॉज़ आपको अपना पोटेंशियल भी समझ में आता है उसके बाद। एंड प्रोफेशनली भी ये एक बहुत है। फॉर एग्जांपल हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जितनी भी जगह मैं जाता हूँ, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो मैं मेजर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जामिया में हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, हर जगह कैंपस प्लेसमेंट होता है। जैसे एक इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स के लिए लोग प्लेसमेंट के लिए आते हैं आईटीज़ में या फिर यहाँ बिहार के या कहीं के कोई इंस्टीट्यूट में। हमारा भी प्लेसमेंट सीजन होता है जिसमें सारे कंपनीज आते हैं, चाहे वो केपीएमजी हो, जितने भी बिग फोर हैं कंसल्टेंसी वाली कंपनीज हो, सीएसआर के रूप में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, रिलायंस फाउंडेशन हो, यू नेम देम एंड दे कम एट एनी प्रीमियर सोशल वर्क इंस्टीट्यूट। द मोमेंट यू कंप्लीट योर मास्टर्स, जैसे आपका मास्टर्स कंप्लीट होता है, आपके हाथ में एक डिसेंट रिस्पेक्टेबल जॉब का ऑफर लेटर होता है। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, वो पिछले 5-7 सालों से मैं उसमें से एसोसिएटेड हूँ, मेरी पीएचडी भी वहाँ से चल रही है। हर साल 100% प्लेसमेंट रहा है विदाउट एनी फेल। जामिया का भी सेम सिचुएशन है। बट अगेन ये इस हमारे एरिया में जब हम लोग बात करें पूर्णिया सीमांचल के एरिया में, इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोगों के लिए कम है। बट व्हाट इट टीचेज यू इज बियॉन्ड द प्लेसमेंट। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। एज अ पर्सन वो आपको चेंज करता है। यू डेफिनेटली बिकम अ मोर कंपैशनेट पर्सन। आप एक संवेदनशील इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक, जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, उसमें ये ऐसे कोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके तो लाइक आपने जो इतना बताया, लाइक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था बट इतना डेप्थ आइडिया मुझे भी नहीं था, एंड आई वाज वेरी ग्लैड टू नो दैट इसमें भी रिप्लेसमेंट है, सब कुछ है। तो बेसिकली ऑडियंस भी समझ रही होंगी कि मतलब इफ़ यू आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज़ अब आर्ट्स के फील्ड में जा रहे हो तो सिर्फ यूपीएससी एंड ऑल चीज़ें भी नहीं, इसके बियॉन्ड भी है और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा भी रुझान इधर आर्ट्स की तरफ आया है, मैं शौक से कुछ कुछ उठा के पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वाइल स्टडिंग दैट इट सीम्स लाइक इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट्स, इट्स मिक्स साइंस है, उसमें भी ये साइंस है। इट्स ये हमें टीच करता है दैट आप किस तरह से अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हो, इस तरह से मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो भैया एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी अबाउट लाइक आपने जैसे बताया आपका जो फाउंडेशन है किस तरीके से काम कर रहा है और ये कहाँ से आप इंस्पायर हुए हैं और किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया। तो इतनी कॉन्वर्सेशन में मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप पहले से क्लियर थे, लाइक यू वर क्लियर, और कहीं ना कहीं आपके स्कूल का बहुत योगदान होगा इस तरह का माइंडसेट बनाने के लिए। बिकॉज अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं while taking the science stream also they are not happy, but by pressure उन्होंने ले लिया है। और बहुत बच्चे आर्ट्स लेते हैं उसमें वो हैप्पी नहीं होते, उनको लगता है कि बहुत इजी सा पेपर है, बस ऐसा रट्टाफिकेशन करना निकल जाएगा। बट आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट, करेक्ट, बिकॉज द थिंग इज दैट कि इस पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से करके ही फायदा है, क्योंकि आपने बताया ड्यू पास आउट हो, एंड दैट इज द मेजर आई थिंक चेंजेस वहाँ पर बहुत होते हैं। और ड्यू में सबको ऐसा एडमिशन तो मिलता है नहीं, दे आर लाइक टॉप यूनिवर्सिटीज, वी कैन से लाइक दैट। ओके तो भैया मुझे ये बताइए जनमन फाउंडेशन का और क्या रोल है, लाइक इन नारी सशक्तिकरण में क्या रोल है ये बताइए, क्योंकि हम लोग बियॉन्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे के आसपास शूट कर रहे हैं, एंड आई जस्ट वांटेड टू नो दैट कि इसमें नारी सशक्तिकरण कहाँ है, इसका क्या रोल है। बिहार में हम अच्छे से जान रहे हैं अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, वो कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या नहीं हो रही है। एज देखा जाए तो आप लोग भी लाइक एज अ एनजीओ काम कर रहे हो, यू आर ऑल्सो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हैंड है, यू आर ऑल्सो डूइंग फॉर दैट, कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हो। तो व्हाट यू कैन से अबाउट दिस नारी सशक्तिकरण, क्या बोलना चाह रहे हो, आपकी तरफ से क्या हो रहा है, व्हाट यू वांटेड टू डू मोर इम्प्लीमेंटिंग दैट। सबसे पहले तो मैं आज चूंकि हम लोग वुमेंस डे को अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं आपके तमाम ऑडियंस को वुमेंस डे की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल एंड टू यू टू रश्मि।
यू आर डूइंग अ थैंक यू गुड सो वर्क। मच। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में जब अगर आपने मुझसे बात की है तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जर्मन पीपल्स फाउंडेशन में हम लोग 4 लोगों ने, हमारे 4 बैचमेट्स ने, इट वाज जैसे आप मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स को ले लीजिए, इट इज़ अ कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के टाइम ही सोचा था एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग उसमें वेरियस एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उसके जो मुख्य 3-4 एस्पेक्ट्स हैं उसमें से एक है सोशल एंड बिहेवियर चेंज। सोशल एंड बिहेवियर बिहेवियर चेंज, दैट्स वेरी एसबीसीसी जिसको हम इंटरेस्टिंग। लोग या बोलते हैं, एसबीसीसी कंपोनेंट है। एक उसमें जन न्याय अभियान का कंपोनेंट है। और हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग समाज में काम करते हैं, और एक एज एन एनजीओ बोल लीजिए, एज ए यूथ कलेक्टिव बोल लीजिए, जब आप समाज में हर वर्ग में काम कर रहे हैं तो हर वर्ग में विमेन भी आती हैं। जी हम लोग कभी भी किसी भी समाज की परिकल्पना ऐसा नहीं कर सकते जिसमें विमेन छूट जाए। मैं एक आप लोगों को, ऑडियंस को भी और आपको भी रश्मि, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ आपको बताना जी चाहता हूँ। इंडिया में विमेन का जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 48% से 50% के बीच में है, यानी कि 50% ऑफ द, लगभग हम कह सकते हैं कि 50% जो पॉपुलेशन है वो फीमेल्स की है। लेकिन जो जीडीपी हम लोग बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, हमारे अर्थव्यवस्था में जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 18% है। बिहार के लेवल पे अगर आप एलएफपी लेवल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल का देखें तो वो बहुत ज़्यादा डरावना, भयावह मैं बोलूँगा है, बिकॉज बिहार में भी ऑलमोस्ट 49% वीमेन का पॉपुलेशन है हमारे टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन उनका जो जीडीपी में या अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 12 से 15% है। बट हमें ये सोचना पड़ेगा रश्मि कि ये जो गैप है, क्या ये लैक ऑफ कैपेबिलिटी की वजह से है? आई बिलीव नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हम लोग महिलाओं को उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अवेयरनेस आल्सो। अवेयरनेस है, इकोसिस्टम वैसा नहीं है, सेफ्टी नहीं है। जी जी आप जी खुद सोचिए कि अगर हम लोग, और ऐसा कहा गया कि अगर हम लोग इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल्स का बढ़ाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अगर काम पे आ कंट्रीब्यूट रही हो, कर पाए। कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी में, क्योंकि वो टैलेंटेड है, हमें पता है। जी हम जी जी वो हमारे सब आपके राइट। घर में जो हमारी मदर हैं, जो होम मेकर हैं, चाहे वो हमारी सिस्टर है, ऐसा कोई काम नहीं है जो जो नहीं कर सकते। अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली उसके घर कर सकता है और वो नहीं कर सकती है। जी शी जी रन्स अ फैमिली। वो उनका एक, आप बोल सकते हैं कि वो एक हिडन लेबर फोर्स है, उनके लेबर का कोई हम लोग कीमत लगा ही नहीं सकते हैं। जी एट द सेम टाइम उनके पास टैलेंट भी है। बट अगर ये उनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो ये अनुमान है वर्ल्ड बैंक का भी, आईएमएफ का भी, और हमारे अपने इंडिया के भी एजेंसीज का, कि हमारा जीडीपी जो है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो हमारा इंक्रीज है वो 27% तक हो सकता है। अच्छा तो ये जब गैप है, ये गैप भी हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी जर्मन में जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये इसको कैसे हम लोग इंक्रीज करें। इसीलिए हम लोगों ने, हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल बाटा इंडिया जो है, दैट इज वन ऑफ आवर कॉर्पोरेट पार्टनर्स, ओह या that's उनके साथ हम लोग एक बाटा विंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करते हैं अक्रॉस 4 डायरेक्शंस ऑफ इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बाकी जगह अलग अलग जगह करते हैं। जो ईस्ट में है उसका जोग्राफिकल एरिया पूर्णिया ही, तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए विमेन को ट्रेन करें, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेन करें, और उनको कैसे भी एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनको जोड़ें। अगेन जन न्याय अभियान हमारा एक एस्पेक्ट है हमारे काम का, जिसके थ्रू हम लोगों ने हम लोग 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर एंड पटना, यहाँ पे फेलोज को हमने रखा हुआ है अपने टीम में, जो कि यंग एडवोकेट्स हैं, पब्लिक स्पिरिटेड एडवोकेट्स, वैसे एडवोकेट्स जो एडवोकेसी को, अपनी वकालत को सिर्फ एक पेशे के रूप में नहीं, बल्कि एक सोशल जस्टिस के तरफ और समाज को बदलने के एक टूल की तरफ में उसको यूज़ कर रहे हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जो जस्टिस तक जिनका एक्सेस नहीं हो पा रहा है, पर्टिकुलरली उसमें महिलाओं के प्रति जो अपराध है, बच्चों के प्रति जो अपराध है, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो, ऐसे कोई भी जो मैटर्स होते हैं उनको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक हम लोग फ्री लीगल सपोर्ट, उनका लिटिगेशन और उनका सब कुछ करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कोर में है, हमारे कोर वैल्यूज में है। हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं उनमें है, हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं उनका भी ये रहता है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि समाज के सारे एस्पेक्ट्स को आपको लेके चलना पड़ेगा, वरना वही होगा जो हम अपने अर्थव्यवस्था में और जीडीपी में लैक देख रहे हैं कि सारे, अब आप पूर्णिया को भी अगर इमेजिन करिए, मैं बार बार अपने कॉन्वर्सेशन को पूर्णिया केंद्रित करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करके पिछले 5-7 सालों में काफ़ी चीज़ें समझ में आई है और इसके बारे में ज़्यादा बात हो तो मुझे सही लगता है। अभी भी आप अगर पूर्णिया में देखें, विमेन का पार्टिसिपेशन अगर हर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहे तो हमारा भी पूर्णिया बेटर होगा। घर में ज़्यादा इनकम आएगा तो लोग एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लूप है। पीपल थिंक कि नहीं, विमेन घर में अगर बैठेगी तो क्या है कि आप एक इनकम सोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। द मोमेंट आप एक इनकम सोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, आपके पास वो एक्स्ट्रा
पैसा ही नहीं है जो अपनी बेटी या बच्चे के पढ़ाई में या उसके बेटर हेल्थ में लगाएंगे। सो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक हम लोग का मैटरनिटी हेल्थ प्रोग्राम भी चलता है जनमन पीपल्स फाउंडेशन का पूर्णिया में, जिसको हम लोग जनमन मातृत्व स्वास्थ्य अभियान का नाम देते हैं। हम लोग को इसमें जीएमसीएच का भी भरपूर सहयोग है, हमारे जो नेशनल हेल्थ मिशन है उनका भी भरपूर सहयोग है। उसमें हम लोग जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की महिलाएं होती हैं, जो जिनके पास उतने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कि उनके पास उतने पैसे नहीं है जो अपने हेल्थ पे लगाएं, उनको हम लोग थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी हर तरह के सपोर्ट, चाहे वो मेडिकल सपोर्ट हो, चाहे वो न्यूट्रिशन किट हो, चाहे वो पोस्टमार्टम किट हो, इसमें कुछ हमारे फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी सपोर्ट करती हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट को लेके हम लोग का ये काम है और आगे भी हम लोग इसके लिए हम लोग करेंगे। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन हमारा इम्पोर्टेंट काम है। आप जान रहे हैं कि आज से 2 साल पहले हम लोगों ने पूरे टाइम एक पीरियड पॉजिटिव रैली, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कि लोग समझें, समाज समझे कि मेंस्ट्रुएशन एक टैबू नहीं और इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब खुद सोचिए कि एक मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक वीमेन का कॉन्फिडेंस क्यों लो हो रहा है, उसके अपने लिए, क्योंकि उसके साथ ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, आप नो वन कुड नो बेटर देन यू, बट समाज उसको इस तरह से देख रहा है कि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस समाज नहीं दे पा रहा है कि वो एक प्रोडक्ट को लेके घर नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन को ले जाए, वो एक प्लास्टिक में उसको लपेटेगी, उसको दुकान वाला भी चुपचाप ऐसे करके देगा। तो ये मुझे लगता है ये एरोगेंस है समाज का। आप अपने घर के फीमेल्स के एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर आप बात नहीं करते हो, उसके ऊपर लोग आपस में विद इन फैमिली, मेरा फैमिली भी नहीं है, इससे अलग लैक ऑफ एजुकेशन भी है। और मुझे लगता है कि समाज में भी जो विमेन को देखने का लेंस जब तक आप इक्वल नहीं रखिएगा तो आप यही करेगा। आप सोचिए कि ड्रॉप आउट का एक मेजर रीजन है मेंस्ट्रुएशन। वीक में महीने में 5 दिन विमेन स्कूल्स नहीं जा पा रही हैं, सिर्फ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ क्रैम्प्स बट बिकॉज समाज को वो इकोसिस्टम नहीं दे पा रहा है। हम लोग जनमन पीपल्स फाउंडेशन में मेंस्ट्रुअल फ्रेंडली इकोसिस्टम पे भी बात करते हैं, इसीलिए हमारे जितने भी वॉल आर्ट्स हैं जो हम स्कूल्स में करते हैं, वो बिल्कुल उसमें ब्लड लगा हुआ सैनिटरी नैपकिन के अराउंड विमेन एम्पावरमेंट को दर्शाना हो। आई नो ये एक बहुत बड़ा चेंज नहीं है, पर ये छोटे छोटे ब्रिक बाय ब्रिक एक प्रयोग है जो हम लोग समाज में कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि चाहे पूर्णिया के डेवलपमेंट या किसी की डेवलपमेंट की बात करें, किसी के उसकी बात करें, ये तभी संभव है जब हम लोग विमेनहुड को इक्वल पेडिस्टल पे रख के चलने की शुरुआत करेंगे। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल आप लोग लगभग सारे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी आप जैसे मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं तो बस सोच ही रही थी, मतलब ये वाला क्वेश्चन करूंगी कि ये वाला क्या एस्पेक्ट है, तो आपने उसको उसमें डाला कि हाँ मैं ऐसे, क्योंकि देखा जाए तो आप न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हो, आप अवेयरनेस में काम कर रहे हैं। और जैसे पहले क्वेश्चन में आपने बताया था, जैसे लोग बहुत अलग अलग फील्ड से भी आते हैं, मैं भी आती रहती हूँ आप जब भी बुलाते हैं, बिकॉज आई थिंक कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी रहता है कि कुछ अच्छा करे, सोसाइटी को कुछ अच्छा करके दे, बट ड्यू टू वर्क इन दैट स्टक नहीं हो पाता है। तो आप जब भी बोलते हो, जब भी कोई जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन जो होता है, जो मेरे भी अंदर एक कृतज्ञता है कि मैं अपने समाज को कुछ दूं, वो आपके जरिए हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत चीज है। प्लेटफॉर्म है जनमन का, ये हमारा हाँ, हाँ, यही आपका थीम है, मैं यही समझ पा रही हूँ, ये आपका थीम है दैट हम सब साथ मिलते हैं, कॉम्पेशन, ग्रैटिट्यूड जो भी है हम सोसाइटी के लिए दे पाते हैं। आपने जैसे अभी बताया न्यूट्रिशन को लेके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी ये पूरे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो रखा है, स्पेशली ऑफ द वुमेन्स। और बिकॉज यदि महिलाएं स्वस्थ हैं तो परिवार भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी फैमिली को। उसके बाद आपने कहा एजुकेशन को लेके, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एजुकेशन नॉट इन ओनली लाइक इन द एकेडमिक्स, बट एजुकेशन इज ऑल अबाउट द स्टफ लाइक पीरियड्स इज ऑल। इस पे भी फैमिली में बैठ के खुल के बात करना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूंगी, ये जो हमारा एडल्सन फेज होता है, आई थिंक इस पे भी बातें किया जा सकते हैं तो ज्यादा बेटर हो। बिकॉज जैसे मेल है, घर में कोई लड़का है, उसे भी पता होना चाहिए, जैसा सर्टन पता तो होता ही है, साइंस पढ़ते हैं बच्चे, ऐसा कुछ ऐसा होता है, बट थ्रू दैट यदि कोई ऐसी लड़की है जिसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है किसी पब्लिक प्लेस में, शी इज फेसिंग दैट थिंग, तो बीइंग एज अ मैन ही कैन हेल्प हिम। इस तरह की चीजें जब फैमिली में बात होगी हॉलिस्टिक या आप ही की संस्था के थ्रू से, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा उनका पेरेंटिंग हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की रश्मि। और हम लोग एक इसके ऊपर जो हमारा
मेंस्ट्रुअल फ्रेंडली इकोसिस्टम एक प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग गुड़गांव, रेवाड़ी और जो हमारा एनसीआर रीजन है उनके ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हम लोग काम करते हैं। जो आपने बात किया है, इसको अगर हम एकेडमिक टर्मिनोलॉजी में बोले तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी। ओके, पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी यानी कि जो एक पॉजिटिव मर्दानगी जिसको बोल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग एट वेरी अर्ली स्टेज स्कूल्स में जाके और सोसाइटी और समाज में जाके, बस्तियों में जाके करते हैं। जैसा आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए टर्मिनोलॉजी हमारे समाज का कैसा है। फॉरगेट अबाउट गाली, जो गाली है उसको आप अगर छोड़ भी दें, तो अगर किसी को लड़ाई में मर्दानगी दिखानी होती है या अपना वो दिखाना, लोग क्या कहते हैं कि अच्छा उनको बता देना। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मैं ट्विटर पे अक्सर आई कॉल आउट वेरी इंपॉर्टेंट मेजर जो हमारे कुछ एमएलएज और एमपीज हैं, उनके ट्वीट्स, उनके भाषण आपको दिख जाएंगे, बोलेंगे हमने भी हाथ में चूड़ी नहीं पहनी। व्हाई वेयरिंग अ चूड़ी साइन इज अ साइन ऑफ वीकनेस। श्रृंगार वीकनेस का साइन नहीं हो सकता है। जब आप बोल रहे हैं तो आप एक बहुत 50% ऑफ पॉपुलेशन को आप क्या कमजोर दिखा रहे हैं। तो फिर आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि 33% रिप्रेजेंटेशन उनका पार्लियामेंट में हो जाए, नगर निगम में हो जाए, जो कि नहीं हो पाया है अभी तक। और अगर हो भी पाएगा तो वो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कठपुतली वाला एस्पेक्ट उसमें आपको दिखेगा। तो आपको समाज में टर्मिनोलॉजीज को बदलने की जरूरत है बचपन में ही। लड़की जैसा रो रहा है, लड़की जैसा बैठो, लड़की जैसे तुम मत करो, ये क्या है, ये क्यों हम लोग रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं। लड़की ड्राइवर है तो दूरी बना लो। अरे आप उनके चैलेंजेस को आप उसको देखिए। मुझे इसीलिए लगता है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सेलिब्रेशन से इम्पोर्टेंट है कि हम लोग वुमेन्स डे अपने घर में मनाएं। एट अ वेरी अर्ली एज आप अपने छोटे भाई को बताएं कि वो उसको कंपैशन है, बिकॉज आज जो आपका छोटा भाई है वो किसी का पार्टनर होगा, उसकी भी फीमेल फ्रेंड्स होंगी, कल किसी को किसी बेटी का पता बनेगा, बॉयफ्रेंड होगा, हस्बैंड बनेगा, पार्टनरशिप में वो करेगा। उसको पता ही नहीं है कि मेरी सिस्टर को क्या चेंजेस आ रहा है, क्यों उसको वो मैंने 5 दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, या फिर उसके अंदर उसके अराउंड जो टैबूज हैं कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं कर सकती। तो एक बेहतर, एक समावेशी समाज, और जो जिसकी आपने बात की, हम लोग बात कर रहे थे, वो पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी के हिसाब से ही होना चाहिए। एक सच्चा और मजबूत मर्द जो है वो अत्याचार नहीं करेगा, और यही चीज़ें फिर डेवलप होती हैं। इसलिए एनसीआरबी का डेटा अगर आप देखें तो हमारे समाज में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसका रफ्तार क्या है, बिहार में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रफ्तार क्या, पूर्णिया में भी जाकर देख लीजिए, चाहे वो पुलिस परामर्श केंद्र हो, चाहे वो कुछ हो। तो और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पितृसत्ता या जो पेट्रियार्की है उसके लॉस में मेल ही रहते हैं। उसके लॉस में ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स, समाज ही कमजोर हो रहा है उससे, इसके इतर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मेरा कहना था। मतलब गुड पेट्रियार्की देखा जाए, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस ओवरऑल। हाँ, मतलब यस, मतलब यू आर राइट। मतलब पॉजिटिव एक मैस्कुलिनिटी इज अ इट शुड बी पॉजिटिव, वो नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए कि आपने पीट दिया, कुछ कर दिया। या फिर कॉमन स्पेसेस की भी बात कर रहे हैं हम लोग, हमेशा इस पे बात करते हैं। रश्मि, आप अभी भी, मैं ऑडियंस से भी अपना कहना चाहूँगा, पूर्णिया के जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं, जो भी आप जान रहे हैं जहाँ है, वहाँ पे क्या हम लोग देख पाते हैं फीमेल्स को? क्या एज अ सिटी, सोचने वाली बात है कि जो पूर्णिया एक शहर है, जिला है, शहर की हम बात करते हैं, क्या हमारा शहर विमेन फ्रेंडली शहर है? बिल्कुल क्या ऐसे चौक चौराहा है जहाँ आप या आपके साथ 4-5 दोस्त, क्या आपका मन नहीं करता होगा कि आप भी 5 दोस्तों के साथ चाय पिए? लोग तो चाय पी रहे हैं, लड़के, मन करता है, पर हम कार में या रंगभूमि मैदान में आप खेलें नहीं हो लेकिन पाता। आपको नहीं, और आपसे पहले आपके पेरेंट्स घबराएं। जी। तो ये सारा चीजें जो वो इंटरलिंक्ड है, इसके लिए जब तक यूथ हर स्पेस में, हर स्फेयर्स में नहीं आएगा, तो ऐसे धीरे धीरे छूट जाएगा। बचपन में वही बच्ची, लड़के लड़कियां सबके साथ खेलती है, वो सामने वाले अपने घर में जाती है, पार्क में जाती है, बट एक सर्टेन एज के बाद उसको रिस्ट्रिक्शंस मिल जाता है, एंड देन वी इमेजिन कि वो वर्कफोर्स में दिखे। और इससे मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगी, लाइक ऐसे मेरे मन में ही अचानक से आया, इसलिए भी एक रीज़न मैं देखती हूँ, आफ्टर 10th आफ्टर 12th जितनी लड़कियां, दे वांटेड टू गो आउट, वो है कि मैं ना बाहर जाऊंगी, मुझे बाहर जाना इज गुड, आप पढ़ सकते हो, दैट इज गुड, बट उनका कहीं ना कहीं यहाँ से अटैचमेंट छूट जाता है। उनको लगने लगता है अरे यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सेफ्टी नहीं है। और इस दौरान मैंने अभी भी बहुत ज़्यादा क्राइम्स रेट देखे हैं जो पूर्णिया में एकदम से बढ़ गया है। तो मैं आपके फाउंडेशन के थ्रू भी बोलना चाहूंगी, ऐसा कुछ आप लोग भी थोड़ा सा इसमें देखिए, आप यहाँ की मैम से, सर से आप बात कीजिए, बिकॉज डेली टू डेट मैं देख रही हूँ कि क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है। बिल्कुल। और हम लोग का जो जन्या अभियान है, मैं खास करके पूर्णिया के तमाम युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, या वो चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो, चाहे ऐसे कोई भी लोग हैं जो कि जिनको लीगल
सिस्टम में जाने में दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियली वो उतने स्ट्रांग नहीं है, ऐसे समाज से आते हैं जो उतना सशक्त नहीं है, तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, रश्मि जी के चैनल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं एग्जैक्टली, और लीगल एड कैंप्स भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं इंडिविजुअल्स को, सो दैट वो एक पैरालीगल वॉलंटियर्स के रूप में तैयार हो। सबका साथ इसमें हमें मिलता है, प्रशासन का भी साथ मिलता है, हमें एडवोकेट्स का साथ मिलता है, आप जैसे यंग एंड प्रयोगी जो यूथ है उनका भी सपोर्ट मिलता है। सो मच। तो भैया एक क्वेश्चन और मेरा ये है, जैसे सपोज एनीवन वांट टू वॉलंटियर, वो चाहते हैं वॉलंटियर करना, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसमें है दैट कुछ ऐसा स्पेसिफिक ऐसे जॉनर के लोग ही वॉलंटियर कर सकते हैं या सब कर सकते हैं वॉलंटियर? बिल्कुल नहीं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे एक्टिव वॉलंटियर हैं अमोर, एक हमारा ब्लॉक है पूर्णिया में, अच्छा, वहाँ से वो ऑलमोस्ट 70 इयर्स के हैं, जो हमारा 70 साल के हैं वो, और अच्छा। 2020 के आसपास से जब बाढ़ 2020 में कोविड भी आया था और असम और बिहार में बहुत बुरा फ्लड भी आया था, उस टाइम पे वो एज अ वॉलंटियर कनेक्ट हुए थे। आज तक हमारा उनसे राब्ता है, उनसे रिलेशन है, एंड ही वर्क्स विथ अस। हमारे साथ बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी वॉलंटियर कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा, जो भी मैंने भी देखा है, आते रहते हैं वो हमारे प्रोग्राम से, तो जो भी अपने साथ किसी भी रूप से समाज में सहयोग ला सकता है, दे सकता है, वो सभी हमारे वॉलंटियर से। कुछ भी नहीं करना है, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप आ जाइए, हमारे ऑफिस आ जाइए, पूर्णिया में अगर आप हैं तो जो भी एक्टिवली लोग हैं सब हम लोग से कनेक्टेड आपस में हैं, आप आइए हमारे साथ, आप स्पेंड अ डे विद जर्मन, आई वुड से या डेफिनेटली स्पेंड अ डे। हम लोग वुमेन्स डे पे भी कुछ प्रोग्राम करते हैं, 22 मार्च बिहार दिवस आ रहा है, जी, वी विल डू समथिंग, कम जॉइन, सी। या यंग लोग हैं, हम लोग भी इंकरेज सोशल प्रयोग, जितने भी सामाजिक प्रयोग होते हैं उसको बहुत इंकरेज करते हैं हम लोग। या ये तो है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने कुछ फेलोशिप के बारे में बताया था, फेलोशिप, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अबाउट दिस फेलोशिप? एग्जैक्टली। सो मेरे करियर के दौरान, जैसे मैंने बताया कि आफ्टर माय मास्टर्स मैंने 1 साल काम किया था गुडवीव इंटरनेशनल। गुडवीव मतलब अच्छा, वीव मतलब बुनना। जो हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, तो उनके साथ मैंने आफ्टर माय मास्टर्स इन सोशल वर्क, मुझे बच्चों के साथ काम करने का इंटरेस्ट काफ़ी था, सो आई चोज दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगेन मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, जैसा मैंने बताया कि 100% प्लेसमेंट होता है। मुझे मेरी पहली नौकरी जो है वो आप कह सकते हैं कि वो वही थी, जिसमें मैंने वेस्टर्न यूपी में जो भी विलेजेस हैं जो एक्सपोर्ट बाउंड एप्पल्स के हब हैं, आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, H&M या कोई भी बड़े ब्रांड, उन सबके वैसे क्लोथ्स जो बाहर जाते हैं, खास करके वेडिंग गाउन हो गए, कारपेट्स हो गए, बिकॉज वेस्ट के कंट्रीज में कारपेट का बहुत महत्व है और इंडिया के कारपेट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है वहाँ। भदोही जो हमारा ईस्टर्न यूपी का बेल्ट है वो भी हो गया, फिर यहाँ पे पानीपत हो गया अपने हरियाणा और दिल्ली के आसपास का, तो वैसे गाँव जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन गाँव में को चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस के रूप में डेवलप करना है, क्योंकि वहाँ पे जो गांव है, जो पेरेंट्स भी हैं, वो बच्चों को एक लेबर फोर्स की तरह देखते हैं, बिकॉज उनका हाथ बहुत कोमल रहता है, दे कैन, वो बहुत महीन बारीक से बना हुआ जरी किया हुआ काम, आप जानती होंगी, वो करते हैं। तो हमने 1 साल गुडवीव में काम किया था, जहाँ पे हम लोगों ने इन विलेजेस में को चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिटी बनाया था। वहाँ जाके बताया था कि आप जो भी बच्चों से काम ले रहे हैं, आपको फाइनेंशियल गेन तो हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में उसकी आंख बहुत जल्दी खराब हो जा रही है, क्योंकि वो बहुत बारीक काम है ना, आपको और उसका बचपन आप छीन रहे हैं, तो ये काम अभी भी चल रहा है। देन अगेन आफ्टर दैट मैंने एक फेलोशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप प्रोग्राम, उसको बोलते हैं लैम्प, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो भी ऐसे एमपीज, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो सत्तारूढ़ के दल हो, ट्रेजरी या अपोजिशन किसी भी बेंच के हों, और जो पार्लियामेंट के टूल्स को अच्छे वे में यूज करते हैं, उनको एक रिसर्च असिस्टेंट दिया जाता है बेसिकली। सो हर इंडिविजुअल्स, लगभग पूरे देश भर से 40 से 45 50, अभी आई थिंक 50-60 होंगे, 50-60 यूथ का चयन होता है, 2-3 प्रक्रिया से वो जाते हैं, एंड देन वो एक पार्लियामेंट सेशन के लिए, यानी कि मानसून में हमारा सेशन स्टार्ट होता है, मानसून टू बजट सेशन, वो एक किसी भी अच्छे एमपीज जो पार्लियामेंट्री टूल्स को यूज करके समाज में अच्छा बदलाव ला रहे हैं, उनके साथ आप अटैच होते हैं, एंड यू अंडरस्टैंड कि पॉलिसी कैसे बनता है, जो नीति बनती है, जो इफेक्ट करता है हमारे देश को, हमारे पूर्णिया के ब्लॉक में, एक गांव में कौन सी योजना आएगी, वो कैसे पार्लियामेंट में डेवलप होता है, उसके लिए एमपीज कितनी मेहनत करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, कैसे एक बिल जो है वो बनता होता है। आप ये समझ लीजिए कि आपके दाल का रेट क्या होगा, आपके स्कूल की फीस का रेट क्या होगा, ये तमाम चीजें जो नीति निर्धारक हैं, जो डिसाइड करते हैं पूरे भारत के ना, भारत भाग विधाता जो हम लोग कहते हैं, जी। उनके साथ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर 1 ईयर। तो वो फेलोशिप है, मैं यहाँ भी बोलूंगा, उसके सिंपल क्राइटेरिया है हमारे ऑडियंस को, यूथ को, आपका एज 25 साल से कम होना चाहिए,
25 साल से कम एज में अगर आप हैं तो आप इस फेलोशिप को डिजिटली ज़रूर अप्लाई करिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में पुणे के जो भी यंग लोग हैं वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें उनको हेल्प और गाइड भी कर सकता हूँ। आप 1 साल तक किसी अच्छे एमपीज़ के साथ दिल्ली में रह के काम करते हैं। आप उनके पॉलिसी ब्रीफ बनाना से लेके एक बिल को समझना, उनके लिए रिसर्च प्रोवाइड करना, जो उनके पार्लियामेंट के स्पीचेज़ हैं उसको रेडी करना और ये समझना कि देश कैसे चलता है एक तरह से। यू वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, दोनों के इंटरसेक्शन पे। तो आपका एज 25 ईयर्स से कम होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कहीं से भी, कोई मेजर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपका आप एक कॉन्सेप्ट नोट बना के मतलब एक पेपर बनाकर आप देते हो, आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है एंड देन यू गेट सिलेक्टेड। सो वो फेलोशिप मैंने 2018 से 2019 तक की थी। उसमें मुझे अपने पुणे के बारे में भी बहुत समझने को मिला था एंड पॉलिसी के बारे में बहुत समझने को मिला था, विच इज़ स्टिल गाइडिंग मी एज अ लैम्प, क्योंकि उस फेलोशिप का भी नाम है टू वर्क whatever work we are doing. Beyond what you're working. Yeah. It seems like आज का पॉडकास्ट बहुत एजुकेशनल हो रहा है, क्योंकि हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ ऐसा पता चल रहा है जो वो नहीं जानते होंगे। हाँ. आजकल इंटरनेट का दौर है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, बट हम उस तक नहीं पहुंच पाते जो हमारी काम की चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मुझे लगता है फ़ोन इंस्टाग्राम चलाने में के लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए। अब बच्चों के पास रहता है, वो बस चलते रहते हैं। तो मुझे कॉन्वर्सेशन करके एक कुछ और क्वेश्चन आ रहा है मन में। आपने जितनी भी चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं सोसाइटल हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, या वी आर रिसर्च हुआ एक तरीके से, कहीं ना कहीं आप यहाँ काम कर रहे हो तो बहुत कुछ ऐसे समझ पा रहे हो उस तरह से जो हम या नॉर्मल लोग नहीं समझ पा रहे। उस विजन से आप चीज़ों को देख रहे हो, बिकॉज यू आर एक्सपर्टी इन दैट फील्ड, आपने उसी चीज़ का अध्ययन किया है। तो साइकोलॉजिकल टर्म में यदि मैं आपसे पूछूं, ऐसा साइकोलॉजी, जैसे मैंने अभी समय निकाल के, जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे आजकल थोड़ा ना ह्यूमैनिटी में इंटरेस्ट आ गया है, तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं जब तक, क्योंकि मैंने अभी तक ह्यूमैनिटी का एक यही चीज़ समझा है कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, जब तक आप सोसाइटी को नहीं समझोगे, कुछ छोटी सी चीज़ों को रेगुलर बेसिस में नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो चीज़ें आप कर रहे हो सही है गलत। तो मैंने 1 घंटा समय निकालना स्टार्ट किया है बच्चों के लिए, और मैं उनको पढ़ाती हूँ। मेरे घर में 10 से 12 तक के बच्चे आते हैं। हाँ, तो अब ये जो आना स्टार्ट किए, ऑब्वियस है, तो मैंने ये देखा कि ऑलरेडी उन पे बहुत प्रेशर इन द सेंस उनके पर्सनल लाइफ का, उनके फैमिली लाइफ का, और दूसरी बात उनको अच्छा फ़ोन चाहिए, अभी से आईफोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है अभी के टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने उनको देखा, मैं तो उनकी बातें समझती थी, वो भी समझते थे, वो भी बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना स्कूल्स में मतलब इस चीज़ को प्रायोरिटी दिया जाए। वैसे काउंसलर तो इम्पॉर्टेंट है, बट सारे स्कूल्स नहीं रखते हैं। इट्स ऑलवेज जो बेस्ट स्कूल्स हैं वही प्रोवाइड करवाते हैं। अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हाँ, तो स्कूल तो बहुत है पूर्णिया में, स्कूल है यहाँ पर, स्कूल ये तो पूरा एजुकेशनल हब है, कोचिंग स्कूल्स। तो मुझे लगता है मतलब एक काउंसलर होना चाहिए जो बच्चों को ध्यान से स्टडी करे, क्योंकि अभी रिसेंटली एक गुरुग्राम में केस हुआ था, 3 बच्चे एक साथ सुसाइड कर लिए हैं वो, क्योंकि इनके फैमिली ने बोला था कि आपको गेम नहीं खेलना है, आप टाइम तो दे नहीं रहे बच्चों को, यू नॉट इंटरेक्टिंग, या एक होता है ना इंडोर सेशन ही करवा दे, कुछ तो करा दो, तो बच्चे तो उसमें इनगल्फ होंगे ही। तो व्हाई डोंट हमें ऐसा कुछ तो करना चाहिए। एंड आई थिंक मैं आप ही के फाउंडेशन को बोलूंगी, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बच्चों का एक थेरेपी होता है ना, हाँ, जिससे पता चले कि बच्चों के मन में चल क्या रहा है। कुछ मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं देन जो बहुत अनसिक्योर है अंदर से, उनको टेंशन है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, मैं और लोगों के साथ कैसे बैठ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाना, ये है। एचसीएल एक कंपोनेंट है रश्मि, इफ आई मे, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रश्मि ये। इसको हम लोग अगर अगेन एक स्ट्रक्चर वे में देखें, पहली बात तो है कि ज़रूर हम लोग सोचेंगे इस पे कि हम लोग डेडिकेटेड वे में काम करें। एंड जैसा आपने बोला कि जितने भी स्कूल्स हैं, खास करके मुझे लगता है कि जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे की पेइंग कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की, वहाँ तो बिल्कुल काउंसलर्स की, और जो आप कह रहे हैं मतलब वो एक तरह से मेंटल हेल्थ के परव्यू में भी आता है, और वो अब धीरे धीरे एज अ रियलिटी लोग उसको समझ भी रहे हैं। पहले इसको अगेन लोग एरोगेंस में इसको हवा में उड़ा देते थे, ये क्या चीज़ होती है, काउंसलर्स क्या होते हैं, थेरेपी क्या होती है, बट नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर किसी ऐसे इशू से गुजर रहे हैं और उसमें अगर आपको इस तरह से किसी काउंसलर का हेल्प हो तो दैट इज ऑलमोस्ट लाइफ चेंजिंग, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होता है। तो एचसीएल कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, डिपार्टमेंट्स भी हैं। मुझे लगता है कि साउथ के कुछ स्टेट्स में, दिल्ली में भी
आई बिलीव मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली का तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ, वहाँ पे एससीएल सोशियो इमोशनल लर्निंग के ऊपर गवर्नमेंट भी एंड प्राइवेट पार्टीज, प्राइवेट स्कूल्स भी वो इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बचपन में ही वो बच्चों को उस हिसाब से बनाएं। हम लोग आजकल कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, बिहार में पूर्णिया में भी जाते हैं और बाहर भी जाते हैं, मतलब गुड़गांव वगैरह में, वहाँ पे भी हम लोगों ने इस तरह से देखा है कि बच्चों में ही वो अगर कुछ स्क्रिबल कर रहे हैं दीवार में, तो कई बार अपने कास्ट का नाम लिख देंगे, या थोड़ा सा एक अलग तरह का एक सेटल टेंशन अराउंड कास्ट कम्युनिटी जो बच्चों में नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ हाँ, कि हमारा ये है, मेरा टेरिटरी टेरिटरी है, कुछ इस टाइप का। तो ये सब चीजों को उसी एज में हम लोग अगर हैंडल करें अच्छे से, देन दैट पर्सन बिकम्स अ बेटर पर्सन, एक अच्छा नागरिक के रूप में डेवलप होगा। तो आपको इन्वेस्ट सिर्फ एजुकेशन में नहीं करना है, आपको ये एससीएल के एस्पेक्ट्स हैं, सोशियो इमोशनल लर्निंग के और बाकी चीजों के, उसके ऊपर भी आपको इन्वेस्ट एज एन इंस्टीट्यूट। एंड मैं गवर्नमेंट से भी ये बात कहना चाहूँगा या एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर वो लोग उसको मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट करें। देखिए एडोलेसेंस का जो एज है ना, वो एक बिल्कुल एक तूफान भरा समंदर की तरह है, उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, उसमें प्रयोग करने की इच्छा है, एक धीरे धीरे उसमें एक विद्रोह भी आता है ना। आप पेरेंट्स के साथ भी विद्रोह करते हैं, आप एंटाई सिस्टम बन जाते हैं, रिबल एक एस्पेक्ट आपके अंदर आता है। और इसको अगर सही दिशा में चैनलाइज किया जाए तो वो आप समझिए कितना एनर्जी है। एक एडोलेसेंट एज में जो लोग होते हैं उसके पास मतलब तूफान भर की एनर्जी है। We just need to channelize. A school, a guardian, an educator, the society just needs to channelize it. The moment आप उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हैं, आप विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने में एक ये इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट, बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है। ये मुझे बहुत मजबूती से लगता है। ओके, तो फिर से मैं बोलूँगी जैसे स्वामी विवेकानंद, he always said कि जगो उठो करो, एंड वो बोलते थे कि यूथ की जो अपनी एक एनर्जी होती है उसको यदि आप सही जगह चैनलाइज करोगे तो आप क्या नहीं कर सकते हो। हाँ, तो मैं मानती हूँ जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए, और आपकी फाउंडेशन तो इस चीज़ के लिए करेंगी ही, इसलिए आपसे ये बात पर्सनली यहाँ पर बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने बच्चों को जब मैंने माइंडसेट पढ़ा है, क्योंकि ये जो एडल्सन वालन का फेज़ होता है बहुत डेलिकेट होता है, जो चीज़ें उनके दिमाग में सेट हो जाती है ना फिर निकालना दिक्कत है, और कल को फिर ये लोग बड़े होने के बाद कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं अनकॉन्शियसली, वो करना चाहते नहीं है बट वो चीज़ों से वो इतना ट्रिगर हो जाते हैं कि वो कर देते हैं और फिर को वो गलत इंसान बन जाते हैं। तो ये चीज़ें देखना, नशा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप उस एज में वो मैनेज नहीं हो पाता है, वो दैट इज द मेजर एज जहाँ लोग सब्सटेंस अब्यूज, जिसको हम लोग मतलब आप सरल भाषा में नशा बोल रहे हैं, उसकी तरफ लोग जा रहे हैं, यूथ जा रहा है। पुणे में भी आप देख ही रहे हैं, वो एक वही दैट इज जस्ट वो चैनलाइज नहीं हो रहा है, गलत दिशा में चैनलाइज हो रहा है, नहीं कर पा रहे ना प्रेशर को, प्रेशर हैंडल करना नहीं जान रहे, तो उनको लग रहा है, नहीं रहा है, हाँ, उनको लग रहा है कि चलो दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं, लोग अदरिंग कर देते हैं। आप देखिए एक जो नशे में लुप्त बच्चा है उसको लोग बिल्कुल अपने समाज उसको चाहता है काट करके उसको अलग कर दें, ये क्या सोल्यूशन है, ये नहीं, गलत तरीका है, उसके साथ मत रहो, अरे जानते हो तुरंत लोग उसके अराउंड गॉसिप कर देंगे। सो मच सो मैंने पुणे में देखा है बहुत सारे लोगों को, कुछ ऑफिशियल्स को भी, कि वो नशा करते हुए बच्चे का वीडियो वायरल करते हैं, देखो देखो यहाँ पे ये कर रहा है, अरे सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन वो तो खुद स्ट्रगल कर रहा है एक नशे में धुत बच्चे से। आप नॉर्मल स्टेट में पूछेंगे तो वो इज ही एंजॉयिंग, नो, उसको पता है कि उसके एज के बाकी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उसके माँ बाप उससे नाराज है, वो अल्टीमेटली ही इज अ किड, वो एक बच्चा है, हम उसको अपराधी एक तो लीगली भी नहीं कह सकते हैं, और एज एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन रन अगर हम लोग करते हैं, हम आप जैसे जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग उसको अपराधी की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। जस्ट वो गलत एनर्जी गलत जगह पे ले आया। पुणे में बहुत सारे ऐसे एक्टिव लोग हैं, संस्थाएं जो उसको सही डायरेक्शंस में ला रही हैं। मुझे लगता है कि ये वही इसका एक सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन वीडियो बनाकर उनका डाल देना, बिल्कुल उनको अदरिंग करना, उनको कॉल आउट करना, इट्स नॉट द सोल्यूशन। वी कैन गो एंड टॉक टू हिम, या बात कर सकते हैं, काउंसलर दीजिए, प्रोफेशनल लोगों को उसमें एंगेज करिए, अगेन सरकार विभाग इसमें इन्वेस्ट करे, जरूर, हम लोग क्यों कर रहे हैं, आप सिर्फ छापेमारी करके और वो सीज करके क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, स्कूल लेवल पे उसको करें। खैर जी, तो भैया बेसिकली जब भी मैं पॉलिटिक्स की बात करती या मैं किसी से पूछूं कि क्या आप अपना कैरियर पॉलिटिक्स में बना सकते हो, तो लोगों का जो एक रिस्पॉन्स होता है ना उतना अच्छा नहीं होता, दे आर लाइक अरे इससे दूर रखो, ये सब कुछ करवा लो, इस फील्ड में मत भेजो। बट अभी प्रेजेंट के टाइम में देखा गया है कि बहुत सारे यूथ लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स में आए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहली बात तो पॉलिटिक्स लोग समझते बहुत गलत है, इट्स लाइक पॉलिटिक्स मीन्स आपका पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, योर व्यू पॉइंट, आप हर इंसान का अपना अपना एक परसेप्शन होता है,
है, आपका आइडियोलॉजी क्या है, दैट इज अ पॉलिटिकल थिंकिंग बेसिकली। तो क्यों ऐसा है, लाइक लोग पढ़ लिख के, इफ यू लाइक आप अच्छे से पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग अ ग्रेट, व्हाई डोंट यू गो इन द पॉलिटिक्स, क्यों नहीं जा रहे आज के यूथ पॉलिटिक्स में ऐसा? ये मेरे कोर इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसमें शायद थोड़ा सा लंबा बोलूं। हाँ। बट आपने बिल्कुल सही बात बोली, एक काइंड ऑफ निराशावाद, एक सिनिसिज्म है अराउंड पॉलिटिक्स। अगर आप किसी पेरेंट्स से भी पूछें तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। जी। हर कोई पॉलिटिक्स से दूरी बनाता है। जी। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स आपसे दूरी नहीं बनाता है। पॉलिटिक्स आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ हर में जगह है। पॉलिटिक्स का उतना ही इंटरफेरेंस है। कोई लोग ऐसा नहीं है जो कह सकते हैं कि आई एम ए पॉलिटिकल। मुझे वैसे लोग से थोड़ी परहेज भी होती है, और उसका नतीजा है, मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स को आप दूर रह के कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है और आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स खराब है, वो ठीक हो जाए, वो अपने आप नहीं होगा। अगर पढ़े लिखे, कंपैशनेट, एक्टिव यूथ जो सामाजिक सरोकार जो रखते हैं, वो अगर फुल फ्लेजेड राजनीति में नहीं आएंगे तो गलत लोग आएंगे। गलत लोग आएंगे, उसका डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ वाली बात है। एडीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भारत में काम करने वाली सबसे बेहतरीन, मजबूत और अच्छी संस्था है। उसका रिपोर्ट अगर आप देखें, खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो बहुत भयावह है। आउट ऑफ 243 एमएलएज इलेक्टेड इन रिसेंट बिहार इलेक्शंस, ऑलमोस्ट 102, लगभग 42 से 48% के पास वैसे लोग हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस हैं। yes. वो चुन के आ रहे हैं। नंबर ऑफ एमपीज जो हैं, उसमें भी 48% एमपीज जो यहाँ से चुन के आ रहे हैं, मतलब नेशनल लेवल में हम लोग देखें तो वो वैसे लोग हैं। आप खुद समझिए कि एक समाज में जब पॉलिटिशियन की एंट्री होती है तो वो थोड़ी सी बच्चा डर जाएगा, लोग साइड हो जाते हैं। 10 गाड़ियों से आ रहे हैं, बंदूकधारी हैं, कहीं ना कहीं वो समाज के बीच का लोग नहीं है, जबकि ट्रू सेंस में पॉलिटिशियंस अपने प्रेजेंस से कंफर्टेबल कराएगा हाउस को। जी। उसको लेके लोग क्वेश्चन कर सकें। हमारे बिहार के पॉलिटिक्स में आप देखें या इंडिया के पॉलिटिक्स में भी देखें, तो द मोमेंट आप एक लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं किसी पॉलिटिशियंस को, तो आपको फोन आने लगेंगे। इसका रीज़न कुछ और नहीं है, इसका रीज़न ये है कि अच्छे लोग, एक्टिव लोग, पढ़े लिखे लोग, सामाजिक प्रयोग करने वाले लोग पॉलिटिक्स में इंटर नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नहीं है, तो दे आर गोइंग। वो आप वो वैसे अपना चुनेंगे। लोगों को लगता है कि नहीं, हम इससे दूर रहेंगे, हमारे घर के बच्चे नहीं जाएंगे। अरे बट आपके घर का तकदीर एक तरह से पॉलिटिक्स तय कर रहा है। आपका बच्चा एक आपके क्षेत्र में अच्छे स्कूल्स हैं या नहीं, ये पॉलिटिक्स डिसाइड कर रहा है। आपका बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहा है, आपके जिला में, आपके हमारे बिहार में या कई जगह पे बच्चे स्कूल्स पे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। एवरीथिंग इज गवर्न बाय पॉलिटिक्स। द मोमेंट आप इंटरेस्ट छोड़ देते हैं पॉलिटिक्स से, आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं। जी। तो भैया जितना आप समाज में कर पा रही हो, मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लाइक सिटीजनशिप, लाइक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की तरफ आप हमेशा बता रहे हैं, और ये चीज़ इनकलकेट होना भी चाहिए बचपन से ही, स्कूल से ही हमें ये शिक्षा मिलती है दैट हम जिस राष्ट्र में पल रहे हैं हमें उसके प्रति भी कृतज्ञता हमेशा बयां करना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे 10th-12th में हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा अंदर से एक एस्पिरेशन मिलना चाहिए कि भाई कल को कुछ भी करें तो अपने देश के हित के लिए करें, डेडिकेट रहें, ग्रैटिट्यूड रखें, कॉम्पेशन रखें। तो ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर डेवलप कर कैसे सकते हैं आज के युग में? मुझे लग रहा है कि इसमें स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसा मैंने कहा कि आप, एक बच्चा जब स्कूल जाता है, एक पेरेंट्स जब अपने स्कूल में बच्चे को डालता है, वो बहुत उम्मीद से डालता है। मतलब मेजर जो एक बच्चे की डेवलपमेंट है वो फैमिली के इतर वो स्कूल्स में ही होती है। और जैसा आपने कहा कि वो सजग हम लोग जिस पे काम भी करते हैं, हमारा एक जैसे आप टैगलाइन भी बोल सकते हैं, हमारे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स का है पूर्णिया में पर्टिकुलरली, वो है सजग और जिम्मेदार नागरिकता। अच्छा। नागरिकता सिर्फ 5 साल में एक बार ईवीएम पे बटन दबाना नहीं, वो जो 5 साल का गैप है उसमें आप क्या कर रहे हैं। सरकार और सिस्टम तो आपको 5 साल में एक बार अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर दे रही है, पर ये 5 साल आपको दे रही है एक रिस्पॉन्सिबल, एक फंडामेंटल ड्यूटी निभाने का, वो है एक एक्टिव सिटीजनशिप का। वो आपको उस, अगेन मैंने जैसा कहा कि ट्रेन देम अर्ली वाली बात है कि बच्चों को आप जैसे ट्रेन करेंगे जिस भी देश में, मुझे ऐसा लगता है कि जापान को मैं बहुत मतलब मुझे लगता है कि जापान में जो एक्टिव सिटीजनशिप का कंपोनेंट है वो बहुत स्ट्रांग नजर में आता है। मुल्क देश के विश्व के और भी मुल्क में होगा, बट मैं जापान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो उसमें मुझे लगता है कि स्कूलिंग के जो कंपोनेंट है वहाँ पे वो बहुत मजबूत है। तो ठीक उसी तरह से मुझे लगता है कि जो सिविक्स की पढ़ाई है, जो पॉलिटिक्स की पढ़ाई है स्कूल्स में, दैट शुड नॉट बी ओनली इन बुक्स। वो प्रैक्टिकल
वे में होना चाहिए। बहुत सारे कानून हमारे देश में है, राइट टू एजुकेशन का है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हमें सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसे स्कूल्स हैं जो 12th के स्टूडेंट्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई कैसे फाइल होता है उसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, या फिर कोई कॉलेज है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे साथ साथ में ये भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक युवा समझे कि वो उसके पास कौन कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू वो इस सिस्टम को, अपने पॉलिटिशियंस को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वो अकाउंटेबल करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये चेन है, उन्हीं के पैसे की, जनता के पैसे से चुनी हुई सरकार होती है। वो आप ही के लिए काम करती, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग को हमेशा ये देखना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ है रश्मि जो मैं कहना चाहूँगा कि वो कई बार कल्चर से भी होती है। मैंने नॉर्थ ईस्ट में कई बार कुछ नॉर्थ ईस्ट के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिला और वहाँ के लोगों से मिला, कई हमारे दोस्त हैं जो नॉर्थ ईस्ट में काम भी करते हैं, वहाँ पे मुझे कम दिखने को मिलता है। जैसे आप कम्युनिटी अपने लीडर्स को अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर के आयोजन में बुलाएंगे, अपने मुंडन में बुला रहे हैं, अपने शादी में बुला रहे हैं, आपके घर में कोई गुजर गया उसमें बुला रहे हैं, बट क्या आप पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं कि आइए ना हमारे मोहल्ला में जो स्कूल है ना उसमें टॉयलेट नहीं है, फीमेल टॉयलेट, तो बच्ची पैड कहाँ चेंज करेगी? सही बात। बट यू विल चूज टू कॉल देम टू इनॉग्रेट योर दुकान का उद्घाटन में आप बुला लेंगे, आप उनको ऐसी चीजें बुला लेंगे, बट अकाउंटेबिलिटी के टाइम पे आप उनको नहीं बुलाते। एक जब उनको अपने इन सब चीजों में सिर्फ बुलाइएगा, उसमें नहीं बुलाएगा, तो उनको पता है कि आपके वोट को कैसे क्या करना है। सो दे चूज दैट। वो आपके घर के फंक्शंस में आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि लोग आसपास बोल रहे हैं उनके यहाँ तो फलाना लोग आए, बट यू विल नॉट कॉल देम कि आपके अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो उनको लगेगा अरे क्यों जी, असल में तो ये कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये सब बचपन से मुझे इसलिए बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आपको बचपन में आप समाज को दूरी, अगर आई कम बैक टू दैट क्वेश्चन कि समाज को पॉलिटिक्स और इस सिस्टम से दूरी नहीं बनानी। मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ इस बात का कि आपको बचपन में इंटरेस्ट डेवलप कराना पड़ेगा। बच्चों को समझना चाहिए कि एक योजना अगर सड़क बन रही है 23 करोड़ की, तो बच्चे को 12th के बच्चे को ये समझ होना चाहिए, अच्छा 12 करोड़ का लग नहीं रहा है, 12 करोड़ नहीं लग रहा है तो क्या करना चाहिए, वो क्वेश्चन करे। आई नो इट्स टफ, बहुत रिस्की जॉब होता है, लोग बहुत सारे आईटी एक्टिविस्ट मारे गए, सब कुछ हुआ, बट हम लोग सिर्फ उस वजह से दूर होते जाएं तो सिचुएशन खराब ही रहेगी। हम अपने पूर्णिया को भी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बरसात होने से पहले ही हमारा शहर डूबा रहता है। 2-3 महीने तक हमारे शहर में आपको काम करने में दिक्कत होगी। आप एक टैक्स पेयर को एक बेसिक फंक्शनिंग पूर्णिया में के शहर में नहीं मिल पा रहा है, तो हम दूर बाईसी और की बात तो दूर की बात है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। तो बेसिकली मतलब मुझे जो समझ में आया, पेरेंटिंग तो है ही, टीचर्स का भी रोल है ही, और बच्चों में ये चीज डेवलप मतलब हमें ही कराना होगा, बार बार बोल के कि देखो ऐसा ऐसा सिस्टम है, ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, एंड यू हैव टू नो दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। If this is wrong, then you have to ask the question also. ये teachers का mainly काम होना चाहिए। That is your, वो आपका देशभक्ति यही है। हाँ। देशभक्ति का एक मजबूत पैमाना यही। देशभक्ति का पैमाना सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी जी मैं आने वाली थी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक अलग ही माहौल दिखता है, मतलब 12 बजे के बाद ही स्टेटस एकदम फटाफट चेंज हो जाता है, ये लोग अपना अपना लगाते हैं, बट दे डोंट नो अबाउट भगत सिंह, बायोग्राफी भी नहीं पढ़ी होती है, व्हाट ही वांट्स टू से, वो क्या चाहते थे, कैसा आजाद भारत चाहते थे। करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं जानते हैं, तो आई फील वेरी बैड, मुझे बुरा लगता है। इसीलिए मैं भी लगाती हूँ। कुछ दिन पहले तक मेरी डीपी थी फ्लैग का ही था, अभी मैंने रिसेंटली चेंज किया, 3-4 साल डीपी मेरा वही रहा, बिकॉज आई फील वेरी प्राउड, लाइक आई एम इंडियन सिटीजन, और मैं से जो भी बन पाएगा मैं चाहूंगी मैं करूंगी अपने देश के लिए। तो मैं नहीं लगाती हूँ 15 अगस्त को स्टेटस, न 26 जनवरी को, क्योंकि क्यों किसी 2 ही दिन हम अपने देश को याद करें। इफ आप कुछ भी कर रहे हो, हमेशा याद रखो कि वॉट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी काम कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन एंड यू शुड डू द थिंग्स इन वेरी गुड वे, ये होना चाहिए। तो भैया आप जब से आए हो मेरा ध्यान वो फ्लैग पे जा रहा है। अच्छा। हाँ, एंड दिस गिव मी अ बूस्ट, ये मुझे बहुत बूस्ट दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट यू आर अटायर्ड दैट थिंग देयर। तो इससे कुछ ऐसा है, कुछ शुरू से मुझे लगता है कि मैं ड्रेस में, अगर आप इसकी बात करें, ड्रेसिंग की बात करें, तो मुझे 2 चीज एडिशनल, अपार्ट फ्रॉम कोई रिंग वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं डालता हूँ, ना कोई ज्वेलरी डालता हूँ, सिर्फ 2। यही आपका जर्नी हो गया ना? ये मेरा एक तरह से आप बोल सकते हैं। ऑल्सो इट रिमाइंड्स मी, मैं बहुत, जो आप जिस बात की मुझे लगता है कि मैं आंसरेबल और मैं एक जिम्मेदार नागरिकता की तरफ मैं खुद भी बढ़ रहा हूँ, सो इट कीप्स मी दैट। एक मुझे फ्लैग का, और दूसरा मुझे गमछी का बहुत, जो गमछा होता है, अच्छा। एंड आई थिंक आई एम वेयरिंग दिस फ्लैग एंड गमछी एवर सिंस आई वाज इन क्लास 10th। ओके, 10th से ही, दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस देन। since 10th, yeah, it is not a new, आप
कितने भी पुरानी फोटो, ऑलवेज व्हेन आई वियर अ फॉर्मल आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इट, इज आप कह सकते हैं दिस इज बैज ऑफ ऑनर फॉर मी, दिस इज योर ऑन, बैज ऑफ ऑनर। हाँ, या मुझे मतलब अच्छा लगता है। बहुत 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 हाँ, बहुत अच्छा है ये। हमेशा एक्चुअली हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मैंने सोचा था एक फ्लैग हम लोग भी रखेंगे। एक प्रीएम्बल, हाँ हाँ, ये बिकॉज सब होना दिस चाहिए। दिस गिव अस अ बूस्ट, मतलब क्या, मजा आता, लगता है कि करेक्ट हाँ करेक्ट, वी आर हाँ डूइंग बिल्कुल। समथिंग। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे आपने तो ह्यूमैनिटीज में बहुत कुछ किया है, अब जो उस फील्ड से नहीं, आपके हिसाब से एक कुछ बुक्स आप रिकमेंड कर सकते हैं जिसको बेसिक पढ़ने के बाद लोगों का थॉट प्रोसेस, चीजें समझ में उनको आने लगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोसाइटी, कुछ ऐसे बुक्स? मुझे मुझे लगता है कि मैं फिक्शन बहुत कम पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है शुरुआत से ही। तो मुझे लगता है कि बायोग्राफीज एक ऐसा जॉनर है जो आपको बहुत इंस्पायर करेगा। जैसे आपने बोला कि भगत सिंह और बाकी लोगों के बारे में, सो भगत सिंह की खुद भी जो राइटिंग्स है, भगत सिंह की जेल डायरी अगर आप जी पढ़ जी लें, जी अब मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि भगत सिंह के साथ कई सारे लोग थे जो और भी शहीद हुए, बट हम लोग भगत सिंह को ही थोड़ा प्रोमिनेंटली क्यों उनके बारे में बात करते हैं, बिकॉज वो बहुत कुछ लिख के गए। वाई एम एन एथीस्ट उनकी एक बुक है, उन्होंने अपने पूरे जर्नी को स्क्रिप्ट किया जो भगत सिंह की जेल डायरी है, एवरीथिंग ही हैज रोटेड उन्होंने देयर, लिखा व्हाई है आई डिड, ये बहुत सारी बात उन्होंने बात उन्होंने लिखी बताई है। है जस्टिफाई लुई करके। फिशर ने एक बायोग्राफी लिखी है महात्मा गांधी के ऊपर, मुझे लगता है कि वो लोगों को पढ़नी चाहिए। जो भी लोग समाज को दिखना चाहते हैं बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ पढ़ना चाहे तो वो जो बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज हैं वो हमारे इंडियन मूवमेंट के हिसाब से। एक और इंटरेस्टिंग अगर बायोग्राफी की मैं बात करूं जो मुझे बहुत पसंद इंस्पायर किया है, वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो मतलब बुक है, हाँ, नेल्सन मंडेला। तो वो उसने वो उनके मतलब लाइफ के अराउंड, तो वो मुझे लगता है कि दैट आई थिंक वो काफ़ी लोगों को देगा। एंड बियॉन्ड एनी बुक, अगर आप श्रद्धा से भारत के प्रियम्बल को पढ़ें, उसको जी समझें, जी 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 आई थिंक उससे पायस बुक, उससे होली बुक मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अराउंड बहुत सारी बुक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरीडे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही कमेंट्रीज हैं और कैसी उसकी जर्नी है। और तो मुझे लगता है कि अगर आप इसके अलावा अगर एक रिकमेंडेशन आप बोल रहे हैं, जरूर जरूर। वो यूट्यूब पे जो संविधान के ऊपर एक सीरीज है, अगर आपको लग रहा है कि बुक बहुत लंबी हो जाएगी, आप वो देखिए, काफ़ी दूरदर्शन में शूट किया हुआ काफ़ी पुरानी सीरीज है, बट यूट्यूब पे आई थिंक इट इज़ अवेलेबल। वो आपको बिल्कुल इंस्पायर करेगा कि हमारे मुल्क, जब हमारा मुल्क बन रहा था आफ्टर अराउंड पार्टीशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारत के संविधान सभा की बहसें थी, जी वो कितनी तार्किक थी, वो कितनी प्रोग्रेसिव थी। उसने जो बुनियाद, उसने जो बेस हमारे मुल्क विजनरी को दिया जी उस जमाने में, आप सोचिए कि जिसके फाउंडेशन पे आज भी हमारा मुल्क मजबूत है। जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान को छोड़ करके जा रहे थे, तो विश्व भर में इस बात का उपहास बनाया जा रहा था कि दिस कंट्री वोंट स्टैंड मोर देन 10 years, या 5 7 10 साल में ये देश, बिकॉज वो लोगों ने मानते बोला है, थे वर्ल्ड हाँ डेमोक्रेसी ये नहीं नहीं चलेगा, कर वर्ल्ड पाएगा, वर्ल्ड लीडर्स ने कोट किया कि ताश के पत्ते की तरह ये ढह जाएगा। ढह जाएगा। लेकिन हमने वी आर देखा है कि स्टैंडिंग सारे जहां टुगेदर, से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा, हमारा हम लोग डेफिनेटली। मजबूत देश बन के बढ़ रहे हैं। हमने कभी भी एक दो एस्पेक्ट्स को छोड़ दें तो हमारे देश ने कभी भी डेमोक्रेसी के साथ और इन सब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो इसका फाउंडेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। तो जो लोग मतलब ग्रेजुएशन में है, कुछ थोड़े बड़े हो गए, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स भी पढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप एक बार संविधान को पढ़ें, उसके प्रियम्बल को बार बार पढ़ें, तो उससे ऊपर कोई बुक नहीं है। दैट इज अ, आप बोलते हैं वो आपके लिए एक टेस्टिमोनियल के वो गाइडिंग लैम्प है जो आपको गाइड करता जाएगा, आप किसी भी प्रोफेशन में हो। इवन इफ यू आर अ डेंटिस्ट, दैट विल टीच यू टू बी द बेस्ट डेंटिस्ट, दैट विल टीच यू टू बी रिस्पॉन्सिबल डेंटिस्ट। अगर आप पॉलिटिक्स में है वो तो दैट विल नैतिकता से जोड़ के एग्जैक्टली रखेगा, आपको ग्राउंडेड रिस्पॉन्सिबल रखेगा, बताएगा, बताएगा दैट यू हैव टू डू द थिंग, दिस इज योर नेशन पीपल्स। सो आई थिंक ये चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है ना, मतलब हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। एंड मीनवाइल जो आप लोग कर रहे हो, यू आर डूइंग द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बेस्टेस्ट बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भैया जिस एज ग्रुप में आप बिलोंग करते हो, मोस्टली पीपल आर स्ट्रगलिंग और डूइंग समथिंग मोर एंड मोर, दे वांटेड टू डू एम्बिशियस चीज़ें कर रहे हैं, बट लाइक आप जो सोसाइटी को दे रहे हो अपने नॉलेज से, बिकॉज यू आर नॉलेजेबल, देन ओनली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। इफ यू नॉट नॉलेजेबल तो आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हो। तो आप हटकर काम कर रहे हो बिकॉज ऑफ नॉलेज ओनली, बिकॉज ऑफ एजुकेशन ओनली। दैट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ऑनरेबल फॉर मी। ओके, थैंक यू सो मच भैया, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। मैं आपको लाइक बहुत पहले से चाह रही थी आप आओ, लेकिन आप
व्यस्त थे बहुत ज़्यादा, तो हो नहीं पा रहा था। और मैं चाहूँगी एक पॉडकास्ट हम और करें, बिकॉज़ बहुत ऐसी चीज़ें हैं अभी सोसाइटी से रिलेटेड जो हमें डिस्कस करनी है। एंड आप पे वक़्त होगा तो प्लीज़ आप आएँ। और मैं ये कहना चाहूँगी, आप जो भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग द बेस्ट। हम सब आपके साथ हैं। पूरी पूर्णिया आपके साथ है। एंड लगभग आपको पूर्णिया में तो सब लोग जानते ही हैं। अब बेसिकली जो नहीं भी जान रहे वो भी अब जान जाएँगे। और हमने जितनी भी एजुकेशन सेक्टर के बारे बात की, या एथिकल नॉर्म्स के बारे, या ग्रैटिट्यूड, कॉम्पैशन जिसके बारे बात की, और ये सब सुन के लग रहा है कि हाँ, कि चलो दिस वैल्यूज़ अभी भी है ये चीज़ें। हाँ, और मैं ये बोलना चाहूँगी, आई होप आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, बिकॉज़ लाइक आप तो काफ़ी सीनियर है हम लोगों से, बट आई एम आल्सो ट्राइड कुछ बेस्ट करूँ, नहीं, मुझे कुछ बहुत कुछ अच्छा लेके लगा। आऊँ सोसाइटी करेक्ट, के लिए। करेक्ट। हाँ, और जस्ट आई वांट टू टेल यू, लाइक आपको सब कुछ कैसा लगा? एवरीथिंग वाज़ गुड? मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हुँ, सो मच फॉर हैविंग मी हियर। या एंड आप एक बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, पूर्णिया के जी। पॉजिटिव स्टोरीज़ को लाना, जी, जी, पूर्णिया जी। के ऐसे लोग को बुलाना जो कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, अपनी फील्ड में कर रहे हैं, जी। ताकि उनसे बाकी लोग भी कनेक्ट हों, उनको उनके अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे हुँ, में हुँ, हुँ। पता चले। तो मैं आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएँ थैंक यू देता सो हूँ। मच। मैं चाहूँगा कि और भी अच्छे लोगों को आप लाएँ और आपका जी, चैनल जी। भी बढ़े। आई हैड अ फ्रूटफुल कन्वर्सेशन विथ यू। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली डॉक्टर रश्मि साइनिंग ऑफ, और मैं हमेशा कुछ डिफरेंट, कुछ अलग अलग गेस्ट लेके आऊंगी, बट आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मैं एक अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ। और मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है बेस्ट एंड बेस्ट पॉडकास्ट लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।